जिंदगी में न जाने कितने पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हम अपने आप को बिल्कुल निसहाय और बेसहारा पाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम फिर कभी उभर पाएंगे। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जब हम गर्त की सतह छू लेते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो है ऊपर उठने का। यही सोच हमें उभार सकती है। यही सोच नाउम्मीदी से उम्मीद का रास्ता दिखा सकती है। यही सोच फिर से आबाद कर सकती है ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। ब्रिटेन की संसद ने थेरेसा मे के ब्रेक्जिट मसौदे को किया खारिज, लेकिन थेरेसा मे ने जीता विश्वास मत। अब 3 दिनों के अंदर नया ब्रेक्जिट मसौदा लाने की चुनौती। ब्रिटेन सहित यूरोपियन यूनियन के कई देशों को नो डील ब्रेक्जिट का डर। अमेरिका में शटडाउन के 1 महीने पूरे। सरकार और विपक्ष के बीच तनाव जारी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने कहा, तंगी के असर से अब नहीं बच सकेगा आम अमेरिकी नागरिक। और केन्या में नैरोबी के होटल में आतंकी हमला, 21 नागरिकों की मौत। 19 घंटे की कार्रवाई के बाद होटल पर पुलिस का नियंत्रण, मारे गए 5 आतंकी। पिछला हफ्ता ब्रिटेन के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ब्रेक्जिट को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म रहा। प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए बड़ी चुनौती थी कि वो अपने ब्रेक्जिट मसौदे को संसद में पास करा लें, लेकिन ये काम आसान नहीं था। अंत में थेरेसा मे को असफलता ही हाथ लगी। ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में किस तरह के असमंजस का माहौल है, इसका नजारा पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के बाहर ही देखने को मिल गया था। वोट से पहले येलो वेस्ट पहने ब्रेक्जिट के विरोधियों ने संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने फिर से चुनाव कराने की मांग की। लेकिन दूसरे ही दिन ब्रेक्जिट के समर्थक हाथों में बैनर और झंडे लेकर पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए। उनका पुलिस के साथ हल्का संघर्ष भी हुआ। असमंजस का ये माहौल केवल पार्लियामेंट के बाहर ही नहीं था, संसद के अंदर भी तनाव चल रहा था। प्रधानमंत्री थेरेसा मे को आशंका थी कि मंगलवार को उनके ब्रेक्जिट मसौदे पर होने वाली वोटिंग में उन्हें सफलता न मिले, इसलिए उन्होंने वोटिंग से पहले अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी थी। बिना डील के ब्रेक्जिट ना हो, ये पक्का करने के 2 ही तरीके हैं। या तो हम ब्रेक्जिट छोड़ ही दें या डील के साथ बाहर आएं। और जो एकमात्र सौदा हमारे पास है उस पर सांसद कल वोट देंगे। आप डील के लिए वोट देकर नो डील से बच सकते हैं, और अगर नो डील इतनी ही बुरी है जितना आप मानते हैं तो इसके अलावा जो भी विकल्प हैं उसे ध्यान में रखना होगा। पिछले 7 दिनों में वेस्टमिंस्टर में जो चल रहा है उसे देखते हुए मेरा मानना है कि संसद में ठहराव आने की संभावना ज्यादा है, जिसकी वजह से नो ब्रेक्जिट का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन थेरेसा मे की लाख कोशिशों के बाद भी मंगलवार को संसद में ब्रेक्जिट मसौदे को मंजूरी नहीं मिल पाई और वोटिंग में थेरेसा मे को हार का सामना करना पड़ा। आज रात के वोट के नतीजे 1920 के बाद इस संसद में ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी हार है। यह इस सरकार के लिए एक आफत भरी हार है। 2 साल की असफल बातचीत के बाद लोकसभा ने मे के ब्रेक्जिट सौदे पर अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसला ही निर्णायक है। लेकिन थेरेसा मे ने इस हार को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया। उल्टा उन्होंने कहा कि सांसदों को खुद पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। ये साफ है कि संसद इस सौदे का समर्थन नहीं करती है, लेकिन आज रात का वोट हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि ये क्या समर्थन करती है। ब्रिटिश लोगों द्वारा जनमत संग्रह में लिए गए निर्णय का सम्मान करने का इरादा है या नहीं, इस बारे में कुछ भी साफ नहीं हुआ है। यूरोपीय संघ के नागरिक जिन्होंने अपना यहाँ घर बनाया है और यूरोपीय संघ में रहने वाले हमारे ब्रिटेन के नागरिकों को इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द मिलने चाहिए। ब्रेक्जिट मसौदे पर थेरेसा मे की हार का जश्न ब्रेक्जिट के समर्थकों और विरोधियों दोनों ने मनाया, लेकिन मे के लिए मुश्किलें तो अभी शुरू ही हुई थीं। विपक्ष संसद में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया। विश्वास खोने पर सही रास्ता अपनाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने लगातार दावा किया है कि उनका सौदा, जो अब निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, ब्रिटेन, श्रमिकों और कारोबार के लिए अच्छा था। अगर उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है, अगर वो सही मायने में ये मानती हैं, तो उन्हें ये फैसला जनता पर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपने देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण में जी रहे हैं, जहां जनमत के बाद हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है। हमें अपने देश को एक साथ वापस लाने की जरूरत है और कल रात के वोट से पता चला कि हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि एक आम चुनाव ऐसा करने का रास्ता है या विपक्ष की सरकार ऐसा कर पाएगी। आखिरकार ब्रेक्जिट पर हुआ विभाजन अविश्वास प्रस्ताव में नहीं दिखा। थेरेसा मे को विश्वास मत हासिल हो गया। उनके पक्ष में कुल 325 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 306 वोट ही पड़े। थेरेसा मे ने एक बाधा तो पार कर ली, लेकिन अभी ब्रेक्जिट की लंबी और टेढ़ी राह उनकी बाट जो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रेक्जिट मसौदे के संसद में खारिज होने के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के सामने अब चुनौती है कि वो 3 दिनों के अंदर संसद में नया मसौदा पेश करें। विश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद वो तुरंत यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों से बात करने के लिए निकल पड़ी हैं। क्या वो इतनी जल्दी ऐसा प्रस्ताव पेश कर पाएंगी जो यूनियन और ब्रिटिश सांसदों दोनों को स्वीकार्य हो? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अविश्वास मत के गिरने के बाद थेरेसा मे ने चैन की सांस जरूर ली होगी, लेकिन ये राहत बस थोड़े वक्त की थी। उन्हें तुरंत नया ब्रेक्जिट मसौदा तैयार करना था। उन्होंने ब्रेक्जिट मसौदे के खारिज होने के बाद संसद में कहा था कि अब उन्हें पता है कि सांसद क्या नहीं चाहते हैं। उन्होंने विरोधी सांसदों और पार्टियों से तुरंत बातचीत का सिलसिला शुरू करने की बात कही। सांसदों ने साफ कर दिया है कि वो क्या नहीं चाहते हैं। हम सभी को मिलकर ये निर्धारित करना होगा कि संसद क्या चाहती है। इसलिए मैं सभी दलों के सांसदों को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो एक साथ आएं और एक ऐसे रास्ते पर काम करें जो जनमत संग्रह और संसद दोनों के पक्ष में हो। ये स्वार्थ को एक तरफ रखने का समय है। लेकिन विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने प्रधानमंत्री मे की इस कवायद को महज औपचारिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि मे अब भी विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है। मैं बात करने में काफी खुश हूँ, लेकिन ब्रेक्जिट के बारे में किसी भी बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु ये होना चाहिए कि नो डील का खतरा खत्म हो, ताकि यूरोप के साथ भविष्य में संबंधों के बारे में और हमने जिन योजनाओं को सामने रखा है उन पर बातचीत की जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कृपया आप नो डील का विकल्प अभी हटाएं। उधर यूरोपियन यूनियन के देशों में भी नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हो गया है। जर्मनी ने विश्वास दिलाया है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि ब्रिटेन एक समझौते के साथ ईयू से बाहर हो। उसने ये भी कहा कि अगर पूरी प्रक्रिया में समय लगता है तो आर्टिकल 50 के तहत अलग होने की प्रक्रिया के समय को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाना है तो ब्रिटेन को खुद बात करनी होगी। फिलहाल ब्रिटेन को ईयू से 29 मार्च तक अलग होना है। बाहर निकलने के लिए समय की अवधि तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक ब्रिटेन इसकी मांग नहीं करता। ब्रिटिश संसद में बहुमत के बिना कोई दूसरा जनमत संग्रह नहीं होगा, इसलिए अब समय व्यर्थ नहीं कर सकते। लंदन में राजनीतिक लोगों का कर्तव्य है कि वो हमें बताएं कि किस तरीके से बहुमत मिलेगी। दूसरी तरफ फ्रांस को अंदेशा है कि ब्रिटेन बिना किसी डील के यूरोपियन यूनियन से बाहर हो सकता है। इसे देखते हुए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। नो डील ब्रेक्जिट से निपटने के लिए हमने फ्रांसीसी बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए 50 मिलियन यूरो की निवेश योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। जाहिर है ये वो क्षेत्र है जो ब्रेक्जिट की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ब्रेक्जिट को लेकर उद्योग से जुड़े जानकार भी असमंजस में हैं। उनका भी कहना है कि वर्तमान परिस्थितियां नो डील ब्रेक्जिट की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो कारोबार और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
I have to say it prolongs uncertainty for business. व्यापार में लंबे समय तक अनिश्चितता और सबसे बड़ी चिंता जो इस समय हमारे पास है, ब्रिटेन का बिना किसी डील के यूरोपीय संघ से बाहर आना। ये बहुत हानिकारक और अस्थिर हो सकता है। ये ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों में उपभोक्ताओं और कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है। Businesses both in the UK and in the EU. कुल मिलाकर कहा जाए तो सोमवार को थेरेसा मे संसद में कैसा और कौन सा ब्रेक्जिट मसौदा पेश करेंगी, ये सभी के लिए एक सस्पेंस है, क्योंकि अगर ये मसौदा फिर से विवादों में घिरा तो मे के लिए विकल्प बहुत ही सीमित होंगे। ब्रिटेन की राजनीति में एक तबका ये भी कह रहा है कि ब्रेक्जिट को लेकर एक बार फिर से रेफरेंडम कराया जाए। फिलहाल थेरेसा मे इस विकल्प के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब रुख अमेरिका का, जहां चल रहा शटडाउन कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच रहा है। देखते देखते अब महीना पूरा हो चला है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उनके पास रखा फंड खत्म हो गया है और जल्द ही देश की कई सेवाएं प्रभावित हो जाएंगी। मुझे एक न्यूयॉर्कर को एक संदेश देना है जो इस समय लोगों के लिए भयानक दर्द पैदा कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप, आपने सीमा पर एक नकली संकट की वजह से शटडाउन लगा दिया, लेकिन अब आप न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका के शहरों और कस्बों में एक वास्तविक मानवीय संकट पैदा कर रहे हैं। इसे खत्म करना होगा। अमेरिका में शटडाउन 30वें दिन में दाखिल हो चुका है, यानी एक महीना पूरा हो गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने आने वाले गंभीर खतरे के संकेत दे दिए हैं। उनका कहना है कि जरूरी फंड घटने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम गंभीर मानवीय संकट की ओर बढ़ रहे हैं और इस बंदी के खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब हम एक बड़े संकट में हैं, जो कि न्यूयॉर्क शहर में लोगों पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने वाला है, और ये एक ऐसा संकट है जो खत्म होता नहीं नजर आ रहा। वहीं आम लोगों की भी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वॉशिंगटन के एक वेंडर मोहम्मद बदाह 2014 से फूड ट्रक के जरिए अपना घर चलाते हैं, लेकिन इस बार के शटडाउन ने उनके व्यापार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मैंने बुरे दिन देखे हैं, लेकिन कभी कभी एक हफ्ते में एक दिन खराब होता है, 2 दिन खराब होते हैं, लेकिन पूरा हफ्ता नहीं। खास तौर पर ये सप्ताह वाकई बहुत बुरा रहा है। कई अमेरिकी एयरपोर्ट की तरह ही अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सुरक्षा जांच में काफी समय लग रहा है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी हो गई है। 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पर शटडाउन का प्रभाव पड़ा है। काम ठप ही न हो जाए, इसलिए इनमें से 4,20,000 को बिना वेतन के भी काम करने को कहा गया है, जिनमें से 50,000 एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। ये पागलपन है। आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें काम पर जाना है, व्यापार यात्राएं करनी है, और सरकार की देरी के कारण दिक्कतें हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये गलत है। आपको परिवारों की देखभाल करनी है, बिल चुकाने हैं। किसी को भी मुफ्त में काम करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो शटडाउन खत्म करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कामबंदी का असर यहाँ की कूटनीतिक और राजनयिक गतिविधियों पर भी पड़ने लगा है और आपसी रस्साकसी भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकारी कामकाज ठप होने का हवाला देते हुए प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की अफगानिस्तान और ब्रसेल्स की यात्रा स्थगित कर दी। इस यात्रा में पेलोसी को सैन्य अधिकारियों और सैनिकों से मुलाकात करनी थी। ट्रंप के इस कदम से एक दिन पहले ही प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने शटडाउन का हवाला देते हुए राष्ट्रपति का 29 जनवरी को होने वाला वार्षिक स्टेट ऑफ यूनियन संबोधन स्थगित करने की अपील की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और सीनेट की पूरी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, अमेरिका के मंत्रिमंडल और राजनयिक सभी को एक ही कमरे में लाना होता है। इसके लिए कई लोगों को काम करने की जरूरत होती है ताकि लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के इंतजाम हो सके। उनमें से कई लोग कामबंदी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन बात वो नहीं है, बात सुरक्षा की है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए अपनी यात्रा भी रद्द कर दी थी। ये शटडाउन 22 दिसंबर को उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बनाने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का बजट मांगा, लेकिन विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका विरोध किया।
इसके बाद करीब 4 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही आपात सेवा से जुड़े इतने ही लोगों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। ये शटडाउन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा है। इससे पहले 1995 में भी 16 दिसंबर से 6 जनवरी 1996 के बीच 21 दिन तक सरकारी काम ठप रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या, और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। पिछले हफ्ते केन्या की राजधानी नैरोबी में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने मुंबई हमले की खौफनाक यादें ताजा कर दी। करीब 5 आतंकवादियों ने वहां के एक अपमार्केट होटल पर कब्जा कर लिया और 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पंद्रह जनवरी को केन्या की राजधानी नैरोबी का रिवर साइड ड्राइव इलाका अचानक धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। ये आवाजें यहां के एक अपमार्केट होटल ड्यूसिट D2 से आ रही थी। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया। पहले पुलिस को लगा कि ये हमला डकैती के मकसद से किया गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये साफ हो गया कि मकसद डकैती नहीं था, ये एक आतंकी हमला था। ये आतंक इमारत से बच निकले लोगों की आंखों में साफ दिख रहा था। पहला विस्फोट होने पर हम बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे हम पर गोलियां बरसने लगी। हम ये नहीं जान सके कि कौन गोलियां चला रहा है और कहां से आ रही हैं, इसलिए हम पीछे हटे और वापस अंदर चले गए। ऐसा लगा मानो 10 टायर एक साथ फट गए हों, इतनी तेज आवाज थी। लोग दरवाजों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन फिर वही लोग उल्टी दिशा में भागने लगे, तो हमने दरवाजे बंद कर लिए और उसके बाद हर तरफ गोलियां बरसने लगी। मुझे लगता है कि वो ऊपरी मंजिल से गोलियां चला रहे थे। जल्द ही पुलिस को आभास हो गया कि ये हमला कोई मामूली हमला नहीं था, ये आतंकी हमला भी हो सकता है। हमें ये बताते हुए खेद है कि आज दोपहर लगभग 3 बजे अज्ञात सशस्त्र हमलावरों के एक समूह ने ड्यूसिट परिसर पर हमला किया। हमें संदेह है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। सुरक्षा और प्रबंध सेवाओं ने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। हमने तुरंत इलाके को घेर लिया है और स्थिति को संभाला जा रहा है। हमने कॉम्प्लेक्स में कई संदिग्ध लोगों को ढूंढ लिया है। कार्रवाई जारी है। मीडिया में आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की गईं, जो कि अत्याधुनिक स्वचालित हथियारों से लैस थे। सोमालिया स्थित आतंकी संगठन अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच करीब 19 घंटों तक लड़ाई जारी रही। अंत में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई। I can now confirm that as of about 1 hour ago, मैं पुष्टि करता हूं कि लगभग 1 घंटे पहले ड्यूसिट D2 कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा अभियान खत्म हो गया है और सभी आतंकियों को खत्म कर दिया गया है। इस क्षण हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन निर्दयी आतंकियों के हाथों 14 निर्दोष लोगों की जान चली गई।
जबकि कई घायल हुए हैं। हम एक देश के रूप में शोक मना रहे हैं। मैं और हर केन्याई इस हिंसा से पीड़ित निर्दोष लोगों के साथ है। violated by senseless violence. हालांकि बाद में मृतकों की संख्या 21 तक पहुंच गई और 28 लोग जख्मी हो गए। केन्या काफी सालों से सोमालियाई आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। जानकारों के मुताबिक इसका कारण था अक्टूबर 2011 में केन्या द्वारा सोमालिया में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ और अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। उत्तरी सीरिया में हुए बम धमाके में 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। एक अमेरिकी अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार हमले में 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ISIS ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब कुछ हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी फौज हटाने की बात कही थी। चीन ने कनाडा से उसकी एडवाइजरी पर पलटवार किया है, जिसमें कनाडा ने चीन यात्रा कर रहे उसके नागरिकों को जोखिमों से सावधान रहने की बात कही थी। अब चीनी विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए उल्टा कनाडा को ही चीनी नागरिकों के लिए खतरा करार दिया है। चीन के अनुसार बीते दिनों एक चीनी महिला को कनाडा पुलिस ने बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया था। दरअसल ये विवाद चीनी अदालत द्वारा एक कनेडियन नागरिक को तस्करी के आरोप में मौत की सजा देने पर खड़ा हुआ है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हुए कार बम धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 54 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका बोगोटा शहर के दक्षिणी हिस्से में एक पुलिस कैडेट स्कूल के ठीक बाहर हुआ था। वैसे अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन धमाके के पीछे सरकार विरोधी नेशनल लिबरेशन आर्मी के होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अर्जेंटीना में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर में आई बाढ़ ने कुल 3,500 लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगभग 7,40,000 एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। आम नागरिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ के चलते देश में कुल $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की नई मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटेजी का खुलासा कर दिया है। नई मिसाइल सुरक्षा योजना में उत्तर कोरिया को देश के लिए असाधारण तौर पर खतरनाक करार दिया गया है। दरअसल ये स्ट्रेटेजी दुश्मन की मिसाइल से सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। विशेषज्ञों की माने तो चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों की बढ़ती मिसाइल ताकत के चलते अमेरिका ने ये कदम उठाया है। और अब कुछ ऐसी खबरें जो माथे से तनाव की लकीरें मिटा दें और चेहरे पर ले आए खुशी की रौनक। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। बुधवार को जानी मानी गायकों और हॉलीवुड के सितारों ने मरहूम गायक और गीतकार क्रिस कॉर्नेल को श्रद्धांजलि दी। इंग्लेवुड, कैलिफोर्निया में हुए एक समारोह में माइली साइरस, मेटालिका, एडम लेविन और जूलियट लेविस ने क्रिस कॉर्नेल के गीतों को गाया। इस समारोह में हॉलीवुड के सितारे जैसे टॉम हैंक्स, ब्रैड पिट, जोश ब्रॉलिन, कोर्टनी कॉक्स और जैक ब्लैक भी शामिल हुए। इन सितारों ने गायकों की परफॉर्मेंस के बीच क्रिस कॉर्नेल को श्रद्धांजलि दी। इस शो को टेलीविजन की मशहूर हस्ती जिमी किमल ने होस्ट किया। क्रिस कॉर्नेल ने मई 2017 में आत्महत्या कर ली थी। इस गर्मियों के मौसम में कार्लोस सैंटाना अपना अमेरिकी टूर शुरू करने जा रहे हैं। द 3 मंथ 30 डेट नाम के इस टूर के दौरान नॉर्थ अमेरिका के कई शहरों में उनके कॉन्सर्ट्स आयोजित किए जाएंगे। इन कॉन्सर्ट्स के जरिए सेंटाना अपने मल्टीपल ग्रैमी विनर सॉन्ग सुपरनैचुरल नाउ की 20वीं सालगिरह मनाना चाहते हैं। इसके साथ ही वो वुडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल में अपने परफॉर्मेंस के 50 साल भी सेलिब्रेट करेंगे। सुपरनैचुरल नाउ जून में फीनिक्स से शुरू होगा और डलास, शिकागो, टोरंटो से होता हुआ 25 अगस्त को न्यूयॉर्क में खत्म होगा। सर्दियों के इस मौसम में चीन का जियांग युगुर क्षेत्र एक परीलोक में परिवर्तित हो गया है।
यहाँ के केताउहाई शहर में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। केताउहाई का मतलब कजाक भाषा में हरा जंगल होता है, लेकिन मंगोलियन भाषा में इसका मतलब नीली नदी होता है। आजकल इस इलाके में ये दोनों चीजें देखने लायक है। हरे जंगल सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए हैं, वहीं आयरटिश नदी का नीला पानी खूबसूरती से सफेद धरातल को चीरता जा रहा है। इसे देखने के लिए यहाँ कई सैलानी आ रहे हैं। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।